हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12th केमिस्ट्री टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है आप सभी का कल होने वाला है, यानी कि 14 दिसंबर को। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर, सो दैट कि आप समझ पाएँ कि बेसिकली कल का जो एग्ज़ाम है वो लगभग किस तरीके का आने वाला है। तो कल का एग्ज़ाम लगभग एज इट इज़ कुछ इसी तरीके से आएगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फास्फोरस का वो कम होता है नाइट्रोजन से। तो ये तो गलत कह रहा है ना, फास्फोरस का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कह रही है कि कम होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत कह रहा है। बी वाला ऑप्शन कहता है कि N2 हाईली रिएक्टिव है जबकि P4 इनर्ट है। तो भाई नाइट्रोजन तो जो है वो आपका इनर्ट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। दैट्स वाई ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, वो कहता है कि नाइट्रोजन जो है वो हाईयर टेंडेंसी दिखाता है कैटिनेशन की देन द फास्फोरस। भैया बिल्कुल नहीं दिखाता, कोई कोवेलेंसी और कोई इसकी कैटिनेशन की कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि डी ऑप्शन कहता है कि जो NN का बॉन्ड होता है वो आपका बीकर होता है देन PP बॉन्ड। तो हाँ, ये वाली स्टेटमेंट सही कह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कि इनमें से कौन सी जो डिफेक्ट है वो आपकी नॉन स्टोकियोमेट्रिक होती है। ओके, तो इसमें जो आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है वो आपका कैसा होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। भाई अगर मैं बात करूँ फ्रेंकल डिफेक्ट की या शॉर्टकी डिफेक्ट की या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट है तो उसमें क्या होता है कि जो छोटा वाला आयन होता है वो अपनी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। एंड शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन दोनों ही मिसिंग हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो स्टोकियोमेट्री है वो बनी रहती है। जबकि अगर मैं बात करूँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो उसमें क्या होता है कि जो एक एटम या मॉलिक्यूल होता है वो इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। और इस तरीके से जो तीनों हमारे डिफेक्ट है, फ्रेंकल वाले, शॉर्टकी वाले और इंटरस्टिशियल वाले, उनमें जो रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है किसी भी सॉलिड का वो डिस्टर्ब नहीं होता, जिसके कारण जो स्टोकियोमेट्री होती है वो नॉर्मल की नॉर्मल बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो है स्टोकियोमेट्रिक चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इसमें कहता है कि यार हम लोग जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में डायरेक्टली और डिट्टो जो है ये वाली स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू, कि जो आपका लिथियम क्लोराइड होता है उसका बेसिकली पिंक कलर क्यों होता है। तो फर्स्ट है कि आपका शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण होता है। भाई शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण तो कोई कलर नहीं आता, क्या ऐसा किसी बच्चे ने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। क्या फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है कि आपके फॉर्मेशन होते हैं कुछ एफ सेंटर्स के, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कलर शो होने लगता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल भी लर्न करते हुए चलना है। जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि आखिरकार इनमें से कौन सा आइसोमर्स है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो, आपको पता चल जाएगा। ये जो क्लोरो है वो 1 और 4th पोजीशन पे है ना, तो ये मान लो 1 2 3 4, तो 1/4 पोजीशन पे जो आपका होता है स्ट्रक्चर डाइक्लोरोबेंजीन का, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। आप कहोगे क्यों होता है? तो क्योंकि ये क्या होता है, ये पैरा आइसोमर होता है ना, इसको पैरा आइसोमर्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक होता है ऑर्थो या मेटा से, जिसके कारण इसकी जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, कि ओपन चेन ऑफ जो था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भाई ये वाला तो रिएक्शन दे देगा, ओपन चेन भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये वाला तो नहीं है आपका होगा। सेकंड कहता है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ 2,4 DNP रिएजेंट, भाई वो वाला भी दे देगा। सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन टॉलेंस रिएजेंट, वो भी दे देगा। लेकिन ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है भैया, वो कैसे बनेगा बिना मतलब ओपन चेन में? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अल्फा और बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि विलियमसन सिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है ना, जो विलियम रोना वाला जो रिएक्शन होता है कि आपका बाद में क्या होता है, रोना ईथर के लिए रिएक्शन करवाया जाता है विलियमसन सिंथेसिस वाला, तो उसके लिए जो प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर वो आखिरकार किस तरह का रिएक्शन है, क्या SN1 है कि SN2 है कि किस तरह का रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह का SN2 रिएक्शन होता है क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, वो भी सिंगल स्टेप में, और वो क्या करता है कि ईथर की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके पीछे का कोई खासा रीज़न आप लोग नहीं याद कर सकते, सीधा सा आप SN2 रिएक्शन याद कर लो, भले में रहोगे आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक स्टेप में हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि क्लोरीन वाटर लॉसेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग विकस, कि आखिर जो क्लोरीन वाटर होता है वो अपने पीले कलर को बाद में थोड़ी देर बाद क्यों अपने कलर को जो है वो खो देता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके लिए आप एक रिएक्शन को समझ सकते हो कि जो आपका क्लोरीन होता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या करता है HCl बनाता है और साथ में क्या करता है HOCl बनाता है। तो एक जो मिक्सचर होता है HOCl का और जो HCl का वो आपका प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स वाई जो होता है वो अपने कलर को खो देता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये मैं क्या ही कह रही हूँ, जो आपका 8th क्वेश्चन है उसका जो आंसर नंबर बी है वो सही हो जाएगा कि एक मिक्सचर ऑफ HOCl और HCl प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है कि बेसिकली कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का रिएक्शन करवाया जाता है ना, जब उससे वाटर निकालने की हम कोशिश करते हैं टू एल्कीन, जब हम क्या करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं और फिर उससे एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं बाय हीटिंग विद द कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जो इनिशिएशन स्टेप होता है वो आपका क्या होता है। तो ये क्या है कि जो पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से, और यहाँ पर हमारे पास H+ आयन है, तो ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से अटैक करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि प्रोटोनेशन की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमॉर्फस सॉलिड बेसिकली कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आइसोट्रॉपिक होते हैं या एनाइसोट्रॉपिक होते हैं या आइसोटोपिक होते हैं या आइसोमेरिक होते हैं। भैया ये आइसोमेरिक आइसोटोपिक तो कोई है ही नहीं चीज़, है ना, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब या तो आइसोट्रॉपिक होगा आंसर या तो एनाइसोट्रॉपिक होगा। तो जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्यों, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे जो आपके सॉलिड्स होते हैं उसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। जो आपका एनाइसोट्रॉपिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका एनाइसोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, कि सैलिसल्डिहाइड बेसिकली किस रिएक्शन से बनाया जाता है। तो मैंने आपको कितनी बार बोला था कि आप नेमिंग रिएक्शन लर्न कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रीमर टीमर रिएक्शन होता है वो आपका क्या होता है कि हम लोग सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, मैं बताना चाहूँगी कि जो कॉल्वेज रिएक्शन है उसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपका इटार्ड रिएक्शन होता है उसको बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए करते हैं। और जो आपका स्टीफन्स रिएक्शन होता है रिडक्शन फॉर एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं वो भी आपको लर्न कर लेने हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन, कि इनमें से बेसिकली कौन सा एग्जाम्पल है आपके सॉलिड सोल्यूशन का, कि वो सॉलिड है फिर भी उसका सोल्यूशन है। तो क्या सी वाटर, बिल्कुल नहीं। क्या शुगर सोल्यूशन, नहीं जी। क्या स्मोक, बिल्कुल नहीं। 22 कैरेट्स का जो गोल्ड होता है वो एकदम ऐसा होता है ना कि एकदम मतलब सॉलिड सोल्यूशन की तरह होता है, वो एक तरह का अलॉय होता है, सो सॉलिड होता है, सॉलिड सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल होता है वो आपका ज़्यादा होता है डोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मासेस, ऐसा क्यों होता है। एल्कोहल के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण जो उसका बताया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है, एक बात बताओ, अल्कोहल में क्या है, OH प्रेजेंट है ना, फोन में से कोई रहेगा और साथ में हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो क्या होता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से कौन सा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे कम किसका होगा वो आपको बताना है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि जो आपका H2S होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों,
जो आपका नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जैसे ही आप जाते हो। तो आप कहोगे कि ओस से टीपो के अकॉर्डिंग भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बढ़ना चाहिए, है ना। तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम का होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि H2S का होगा। बट क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सो उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S से, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होगा कि आपका H2S जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा होता है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो भाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो आप कहोगे भाई सबसे कम किसका होना चाहिए, वाटर का होना चाहिए। बट वाटर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसलिए दूसरा वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा H2S वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। सही वाली स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पर कह रहा है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। भाई फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एल्बुमिन जो है वो एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन का, बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वाला जो ऑप्शन कहता है कि फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी गलत कह रहा है, ये बिल्कुल कतई गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको कोई भी पीएच अफेक्ट नहीं कर सकता, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो पीएच है वो अफेक्ट कर देता है अगर आपका प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर हो। ये पॉइंट डेफिनेटली आपको याद रखना है, जिसके कारण हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ 3-फिनाइल प्रोपीन, है ना। 3-फिनाइल प्रोपीन का जब आप HBr से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो आपको बताना है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है, और वो भी आपका किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप लोग जब ये रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका फिनाइल है। एक बार मैं रिएक्शन आपका बना देती हूँ, और इसके ऊपर क्यों कौन सा ग्रुप है यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोपीन कह रहा है ना। तो प्रोपीन के लिए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका कुछ बन जाएगा CH और, है ना, CH2। रुको 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 रुको, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोपीन किसके लिए कह रहा है 3-फिनाइल, तो 3-फिनाइल हो जाएगा, ठीक है। 3-फिनाइल प्रोपीन, तो 1 पे प्रोपीन देना पड़ेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ठीक से समझ में आ गया। इसके बाद क्या करोगे, HBr पेरोक्साइड दोगे तो क्या होगा भाई, अगर आप HBr देते हो और आपका डबल बॉन्ड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करवा दो, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर आप एडिशन करवाते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, एक बात बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दो, तो मतलब इसको हाइड्रोजन दे दोगे और इसको Br दे दोगे, है ना। फर्स्ट वाले को Br दे दोगे, इसका मतलब कि जो आपका ब्रोमो है वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे आना चाहिए, क्या है, आपको फर्स्ट वाली पोजीशन पे आना चाहिए, ये बताओ। बट आप लोग एक बात को भूल गए कि जब अब आप प्रायोरिटी दोगे, एक बात बताओ, जब आप प्रायोरिटी दोगे वहाँ पे तो डबल बॉन्ड के कारण हम वहाँ से नेमिंग कर रहे थे ना, बट अभी हम उस तरीके से नेमिंग नहीं कर सकते, है ना। अगर अब हमें नेमिंग करनी होगी तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, अब हमें इसको 1 पोजीशन लेना पड़ेगा, 2, 3, है ना। प्रायोरिटी भी तो आपको देखनी पड़ेगी, तो आपका थर्ड पे ब्रोमो आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, कि जो C2H5Br है उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं। इट्स रिएक्ट विद मेटेलिक Na टू गिव द इथेन, ये बोलता है कि अगर ये Na से रिएक्ट करेगा तो ये इथेन देगा, है ना। ये क्या ही बोल रहा है, इथेन कैसे दे देगा भैया, नहीं देगा। नॉर्मल इथेन कैसे दे देगा, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि इट्स गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद द एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO2, कि अगर AgNO2 से रिएक्शन इसका करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि आपका नाइट्रो इथेन दे देगा। तो हाँ, ये वाला रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन आपके बुक में भी दिया हुआ है कि आपका क्या करता है, इस केस में ये नाइट्रो इथेन दे देता है जब आप एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO2 को लोगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया कि कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कि जो आपकी कोवेलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो क्या कितनी हो सकती है। तो कोवेलेंसी जो होती है नाइट्रोजन की वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। क्यों, देखो और सबकी तो उससे ज़्यादा भी होती है, जैसे फॉस्फोरस की देखी जाए तो उसकी ज़्यादा भी है, बट नाइट्रोजन की कम क्यों है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिकली जैसे जैसे क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड के अंदर वो घटता जाता है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिसोल्यूशन किस तरह की रिएक्शन है भाई जो ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं कि जो डिसोल्यूशन होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। उसमें क्या होता है, आपकी हीट जनरेट होती है और ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो आपका क्या होता है, वो घटता है जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो। आपने नॉर्मल डेज में भी देखा होगा कि हम कहते हैं कि पानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो मछलियाँ मर जाएंगी। क्यों भाई, कि मछलियाँ इसलिए मर जाएंगी क्योंकि पानी में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ, वो क्या है, ऑक्सीजन जो घुला हुआ है वो कम घुलेगा, क्योंकि क्या होगा कि गर्म पानी रहेगा, दैट्स वाई, उसके कारण ही हम कहते हैं कि मछलियाँ मर जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 सो एलोट्रॉफी एक्सेप्ट, कि सबके सब जो है एलोट्रॉफ्स बनाते हैं ग्रुप 15 के, लेकिन एक जो है वो एलोट्रॉफ नहीं बनाता, वो आखिरकार कौन है वो आपको बताना है। तो नाइट्रोजन जो है वो कोई भी एलोट्रॉफ नहीं बनाता है क्योंकि इसकी बहुत छोटी सी साइज होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है बहुत ज़्यादा है, और जबकि एनएन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए ये एलोट्रॉफी को बिल्कुल भी शो नहीं करता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड, कि इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और इसीलिए हम कहते हैं कि आपका पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सब्सटेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि ऐसा सब्सटेंस जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको बताना है। तो जो आपका हीलियम होता है ना, हीलियम जो होता है वो उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हीलियम कैसा होता है, मोनोएटमिक होता है, वो कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करता, वो हीलियम अपने आप भी आपस में नहीं जुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका लो एटॉमिक मास होता है, और दैट्स वाई इसका क्या होता है कि आपका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर, कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या वो मिसिबल होते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में, या वो घुल पाते हैं एक्सेस ऑफ वाटर में, या मिसिबल होते हैं वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, या इमिसिबल होते हैं वाटर में, कि आखिरकार जो लोअर मास के एल्कोहल है क्या वो पानी में घुल पाएंगे कि नहीं घुल पाएंगे, कि हर सिचुएशन में घुल पाएंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सारे के सारे एल्कोहल हैं वो आपके मिसिबल होते हैं वाटर में, चाहे आप किसी भी प्रोपोर्शन में लो, क्योंकि क्या होता है कि जो एल्कोहल है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं वाटर के साथ, और आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी पूर्ण रूप से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला क्वेश्चन, कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाई क्लोरीन इज, कि क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम +7 और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड शेल्स विल श्रिंक, कि किस केस में जो ब्लड का शेल है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक का क्या मतलब है, कि पानी उससे बाहर निकल जाएगा। पानी कब बाहर निकलेगा, जब बाहर का जो सोल्यूशन होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9%, एक में कह रहा है व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9%, कह रहा है वाटर कंटेनिंग द 0.9% NaCl सोल्यूशन व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप मोर देन 0.9% रखोगे, जब आप कंसनट्रेशन ज़्यादा रखोगे, है ना, उसके कारण क्या होगा कि आपका जो बाहर का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई जो आपका पानी है वो आपके सेल ब्लड सेल से निकल के बाहर आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि बाहर का कंसनट्रेशन भी अब मुझे कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहाँ पर जो है आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट द -14 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आपका -14 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका फ्रीज करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF = KF × M वाला, मोलालिटी वाला, ठीक है। तो उससे जो है आप लोग निकाल पाएंगे डेल्टा TF कितना हम चाहते हैं कि 14 रहे, तो सीधा 14 वैल्यू ही रख देते हैं, है ना। माइनस में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। KF की वैल्यू दे रखा है 1.86, है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रखना है मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास ले लेंगे। तो मोलर मास जो रहेगा वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, W1 मान के चलना पड़ेगा बच्चों अभी। तो W1 और इंटू आप क्या करोगे 1000 लेके चलते हैं। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो N2 की मोल है वो 7.5 मोल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा रिएजेंट हमको चाहिए होगा 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन को सीधा टॉलिन में बदलना है,
ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि क्लोरोबेंजीन को बिना बिना किसी दिक्कत के एक ही स्टेप में, वो भी टॉलीन में बदल दिया जाए। तो इस केस में आपको कौन सा रिएक्शन करवाना चाहिए वो आपको बताना है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप सीधा टॉलीन बनवाओ, है ना, सीधा टॉलीन बनवाओ, तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रिएक्शन आपका कौन सा रहेगा कि आप क्या करो कि ड्राई ईथर ले लो, साथ में CH3Cl ले लो और Na ले लो। ठीक है, तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप CH3Cl ले लोगे प्लस में Na ले लोगे, है ना, और ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, डायरेक्टली आपका टॉलीन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो XeF6 का तो क्या बनेगा। मैंने आपको बोला है कि जेनॉन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है वो आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक ना एक तो जेनॉन का रिएक्शन आएगा ही आएगा, ये बात तो अपने दिमाग में आपको बैठा ही लेना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओगे XeF6 का, तो उस केस में क्या होता है कि आपका XeO2F2 + 4HF बनता है। ये डायरेक्टली रटने वाली बात है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूँ तो कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सुक्रोज के लिए। ठीक है, तो सुक्रोज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट हाउएवर कांट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। कितना ही गलत बोल रहा है ये, है ना, कितना ही बेहूदगी वाली बात है। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि इट अंडरगोज म्यूटारेटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फिगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। कि हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है कि इन्वर्जन में चला जाता है। तो क्या ऐसा होता है क्या सच में? तो बिल्कुल होता है। ये क्या होता है कि इन्वर्जन में चला जाता है कॉन्फिगरेशन ऑन द हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है फिनॉल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू। कि आखिरकार जो फिनॉल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का यही कारण है कि जो आपका COH बॉन्ड होता है, जो आपका क्या होता है कि जो आपका फिनॉल होता है, एक बात बताओ, फिनॉल के अंदर क्या होता है कि आपका जो COH बॉन्ड होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि डबल बॉन्ड तो कैरेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, जैसे ही बेंजीन है तो, है ना। तो यहाँ पर क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी की पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH बॉन्ड। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कि इनमें से किसकी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी रहती है। तो ऑफकोर्स आपकी नाइट्रोजन की हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी रहेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही छोटा होता है पूरे के पूरे ग्रुप में, और उसमें कंप्लीटली हाफ फिल्ड पी सब्स्टेंस पाए जाते हैं। दैट्स वाई इसका जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाता है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रोजन से निकालना है तो आपकी बैंड बच जाएगी, आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि मेटल M जो है वो आपका बना रहा है CCP स्ट्रक्चर को। ठीक है, CCP स्ट्रक्चर को बना रहा है। वही जो आपके ऑक्साइड्स आयन है वो 1/2 ऑक्टाहेड्रल है एंड 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मतलब कि फिल कर रहे हैं। तो आपको ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बताना है सिंपल सा। तो आपको क्या मान लेना है कि जो आपका M आयन है, जो आपका मेटल वाला आयन है, उसको हम X मान लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो आपके 2 गुना होते हैं हमेशा, ये आपको बात पता है। जबकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ मेटल के एटम होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, X के बराबर ही होते हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयन होंगे वो ये बोल रहा है कि हाफ ऑफ X प्लस में हाफ ऑफ 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसने वही बोला है। तो 3/2x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला निकल जाएगा दैट इज द M2O3। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ टॉलीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स द X बाई द टॉलीन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट्स गिव द बाई। दस X एंड बाई क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि रिएक्शन चल क्या रही है। तो टॉलीन का रिएक्शन हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है, टॉलीन का रिएक्शन चाह रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और क्या चाह रहे हैं कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 भी लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या रिएक्शन देगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस केस में ये क्या करेगा, एक बात बताओ, क्या ही करेगा। तो ये ऑफकोर्स क्लोरोटॉलीन बना देगा, है ना, क्लोरोटॉलीन बना देगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा कि ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलीन का एक तो मिक्सचर बनाएगा। और दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है कि जो टॉलीन है विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब लाइट की प्रेजेंस में होगा तो आपको पता है कि ट्राईक्लोरोमेथाइल बेंजीन बना देता है ना, स्टार्टिंग में ही चैप्टर के है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ओजोन इज अ डैश मॉलिक्यूल एंड द 2 O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर डैश एंड डैश। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओजोन जो होता है वो बेसिकली किस शेप में होता है।
तो वो एंगुलर होता है, तो यहाँ पर या तो आपका बी ऑप्शन सही होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसने क्या करा कि हमसे पूछ लिया कि दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ कितने हैं। लेकिन एक जो चालाक बच्चा रहेगा, अगर उसको बॉन्ड लेंथ याद नहीं है फिर भी वो बता देगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों वो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सिंपल, इसमें बराबर है नहीं, इसमें बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा, है ना। एक चालाक बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर ड्यू टू, कि जो वाटर रिटेंशन होता है या पफीनेस होता है हाई सॉल्ट इनटेक के कारण, उसको क्या कहते हैं? भाई सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस कहते हैं। कई बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस से कंफ्यूज होंगे, बट प्लीज आप ऐसा ना करें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आ चुका है कि आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमने क्या करा है, C6H12O6 को ले रखा है, ठीक है। हमने क्या करा है कि ग्लूकोज को ले लिया है और उसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और हम लोग आप लोगों को बताना है कि बेसिकली क्या रिएक्शन में बनेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस जो आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो आई होप सो कि आपने रिएक्शंस याद कर लिए होंगे। जो आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, जब उससे रिएक्शन करवाया जाता है तो वो सैकरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो आपका ए है, ए जो आपका है वो बी जो है सैकरिक एसिड हो जाएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है। और ये जो है ये आपका क्या बना देगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन लैक टेस्ट फॉर द एल्यूमिनियम आयन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक, इट इज़ ड्यू टू, कि बेसिकली कलर्ड फ्लोटिंग लेक क्यों बनता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको बताना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ऑप्शन हो जाता है लिटमस का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, दैट्स वाई क्या होता है कि वो आपका एक फ्लोटिंग लेक टाइप का बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड लेक टेस्ट में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम आयन है वो एक कलर्ड मतलब कि एब्जॉर्प्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक यूनिट सेल है NaCl का 4 फॉर्मूला यूनिट है, और उसकी जो एज लेंथ है वो आपको दे रखी है। डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोलर मास, सिंपल सी बात है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। जेड आपको जो है वो दे ही रखा है ना, 4 फॉर्मूला यूनिट मास कह रहा है तो। और उसके अलावा क्या है कि एम भी दे ही रखा है, जो ए है वो भी दे ही रखा है। एवोगैड्रो नंबर सभी बच्चों को पता ही है, तो आंसर नहीं निकाल लोगे क्या? आंसर जब आप निकालेंगे तो आपका लगभग 3.1 ग्राम आएगा, बट क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कि जो प्रॉपर्टी इंडिकेटेड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको करेक्टली अरेंज करना है, ठीक है। आपको करेक्टली अरेंज करना है। इनमें से कि कौन सा वाला जो है वो आपका सही है, वो बेसिकली बस आपको इतना बता देना है। तो जो आपका 39 है वो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के हिसाब से जो है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही है। ये जो इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जो आपका NH3 होता है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या है कि कम होता जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला है वो सही है और सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। और सारे के सारे कैसे हैं, गलत हैं। तो आप लोग इनकरेक्ट ऑर्डर देख सकते हैं कि सारे के सारे जब गलत ही हैं तो हमें ज़्यादा लोड भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूँ तो फ्लोरीन इंक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी का ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, करेक्ट ऑर्डर ये है कि क्लोरीन का जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, देन ब्रोमीन का होता है, देन फ्लोरीन आता है, देन आयोडीन आता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और अजीब टाइप का ऑर्डर है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर है उसको ज़रूर से याद कर लो, है ना। उसमें क्या होता है, सिंपल सा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वाले में H2O का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा एक पॉइंट याद करना है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बेसिकली व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो जो आपका 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल है, इसके लिए आपको क्या रिएक्टेंट लेना है और क्या रिएजेंट लेना है, अगर आप ये बनाना चाहते हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 2-मिथाइल प्रोपेनल। अगर आप एल्डिहाइड ले लोगे, है ना, और साथ में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लोगे तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको एल्कोहल मिल जाएगा आराम से। तो आपको यही करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल है, जब वो PCl3 से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका IUPAC नेम आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, है ना, और ये हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल का किससे रिएक्शन करवाना है, PCl3 से, ओके, PCl3 से। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका Cl है वो इसमें लग जाएगा, CH2Cl के साथ लग जाएगा, और OH जो है वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल क्योंकि बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। तो देख लेते हैं, वन बाई वन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस अमंग ग्रुप 15 हाइड्रोइड। ये तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है ना कि जो अमोनिया होता है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो हाइड्राइड का, वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, वो बस आपको बताना है चुन के। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो ऑफकोर्स सेकेंडरी अल्कोहल है ही, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है ही नहीं, ये भी नहीं है ना, और ये वाला जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो है 2 सेकेंडरी अल्कोहल है, फर्स्ट और फोर्थ वाले। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंचते हैं, कह रहा है एल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, कि आखिरकार जो एल्कीन होता है वो डीकलराइज क्यों हो जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ प्रेजेंस ऑफ CCl4 में, उसके पीछे का क्या कारण है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है विसिनल डाइब्रोमाइड का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, विसिनल डाइब्रोमाइड का। आप चाहो तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो कि जो CH2 है जब वो Br2 से मिलता है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका Br CH2 बन जाता है और साथ में CH2Br ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो असर्शन है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो आपका कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इंथैल्पी है ऑक्सीजन की वो कम है फ्लोरीन से बट ग्रेटर देन द नाइट्रोजन। तो हाँ, ये सही कह रहा है ना, नाइट्रोजन से तो ज़्यादा ही एबिलिटी है ऑक्सीजन की कि इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबिलिटी कर ले, फ्लोरीन की लेकिन क्या है कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। सही कह रहा है। ठीक है, रीज़न क्या कहता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट फॉलो ऑर्डर, की नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इंथैल्पी है आयनाइजेशन इंथैल्पी, देन ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की। ये तो कितना ही गलत बोल रहा है ना, डायरेक्टली गलत बोल दिया इसने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, असर्शन और रीजन टाइप ही दे रखा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका एल्काइल हेलाइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जो एल्काइल हेलाइड होता है, हेलाइड, ठीक है, हाँ, हेलाइड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। सही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एल्काइल हेलाइड हैव हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। रुको 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 रुको, क्या कह रहा है, ये एल्काइल हेलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हाँ, ये सही कह रहा है ना कि एल्काइल हेलाइड जो होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बिल्कुल सही कह रहा है, इनसॉल्युबल ही होते हैं ना, बिगड़े हुए से। और ये क्या आपका एल्काइल हेलाइड हैव हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, कि जो एल्काइल हेलाइड होता है, सिंपल सा एक बात बताओ, जो एल्काइल हेलाइड होता है हेलोजन अटैच टू sp3 से तो ही अटैच रहता है, तो ये भी सही है। तो आपका बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन क्या रीजन ये बताता है कि एल्काइल हेलाइड क्यों इनसॉल्युबल है, ऐसा तो इसने नहीं बताया। दोनों अपनी अपनी रामगाथा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। तो क्या सच में ऐसा होता है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? बिल्कुल होता है। मोलैरिटी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भैया, मोलैरिटी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, प्लीज़ करके, है ना, ये तो बिल्कुल ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका 47 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोबारा से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, 48 में कह रहा है कि SO2 इज अ रिड्यूसिंग वाइल द TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि TiO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, वो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। खुद कैसे ऑक्सीडाइज होता है, SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जबकि TiO2 जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई अपने आप को घटा लेता है, रिड्यूस कर लेता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये सही कह रहा है। रीजन कहता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। तो हाँ, ये भी एक तरीके से सही कह रहा है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है डाइऑक्साइड की वो नीचे जाने पे जो है घटती है। तो ये भी सही कह रहा है, और बल्कि एक्सप्लेन भी कर रहा है कि बेसिकली क्यों वो रिड्यूसिंग जो है और SO2 जो है वो क्यों रिड्यूसिंग और TiO2 क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन, और आपको फिर दोबारा से वही बताना है गाइस जो हम लोग करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हाँ, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द NCERT। रीजन कहता है कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है,
वह यूनिवर्सल कांस्टेंट तो कतई नहीं है, प्लीज़ करके। वो क्या होता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, तो ये तो गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो दोबारा से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें सिंपल सिंपल आपको मैचिंग करना है। तो अमीनो एसिड का किससे मैच करोगे? आप लोग सोच रहे हो कहीं प्रोटीन से तो मैच करने की नहीं सोच रहे हो, ज्यूटर आयन से मैच करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेकंड जो है थायमीन, वो एक तरह का डीएनए का जो है पार्ट हो जाएगा, है ना, डीएनए का पार्ट हो जाएगा। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है वो न्यूक्लिक एसिड के बीच में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का डी, तो यहाँ पर या तो बी रहेगा या तो सी। सेकंड का क्या था? सेकंड का था सी, ठीक है, सेकंड का सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी जो एनालॉजी है, इनमें से कौन सी जो एनालॉजी है वो आपकी करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक एक करके एनालॉजी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं, जेनॉन के नो कंपाउंड, ऐसा तो ये गलत कह रहा है ना, ये तो कतई गलत कह रहा है। हीलियम कह रहा है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, है ना, हीलियम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ऑर्गन जो है वो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कह रहा है। तो हाँ, ये सही कह रहा है, मेरे को लग रहा है यही सही कह रहा है, और तो सारे कितनी ही गलत बातें कर रहे हैं। XgF2 का लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, गलत कह रहा है। Cl ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल गलत कह रहा है ना। ClF3 का कह रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्या बदतमीज़ी है, टी शेप्ड होता है ना, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज, एनालॉजीज को कंप्लीट करना है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको ए कहते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस को क्या कहते हैं? भाई जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आइसोमर्स होना चाहिए। देन स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को। या ओ माय गॉड, इस स्टीरियो आइसोमर्स होने कहते हैं, सॉरी बच्चों, एनेंशियोमर्स कहते हैं ना, एनेंशियोमर्स कहते हैं, हाँ ठीक है। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनेंशियोमर्स क्या करते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बनाते हैं। अब हमारा क्या है, यहाँ पर केस स्टडी का क्वेश्चन है, जिस पे बेस्ड हमारे कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ केवल 3 क्वेश्चन है। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आप चाहो तो अपने आप पढ़ लेना, वैसे पढ़ के दिखा सुना देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। कह रहा है कि अर्ली क्रिस्टलोग्राफर हैड ट्रबल सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉलिड यूजिंग द एक्सरे डिफ्रेक्शन बिकॉज सम ऑफ द मैथमेटिकल टूल फॉर एनालाइजिंग द डाटा हैड नॉट येट बीन डेवलप्ड, की जो आपके क्रिस्टलोग्राफर थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इनऑर्गेनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर निकालने में। वंस अ ट्रायल स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज, इट वॉज रिलेटिवली ईजी टू कैलकुलेट द डिफ्रेक्शन पैटर्न, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू गो अदर वे फ्रॉम द डिफ्रेक्शन पैटर्न if the nothing is known a prior about the arrangement of the atom in a unit cell was important to develop some guidelines for guessing the coordination number। तो ये आपका क्या है कि आपके सॉलिड स्टेट वाले से बताया गया वही कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में फालतू की बकवासें हैं कि हाँ आखिरकार किस तरीके से जो है साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई स्ट्रक्चर वगैरह को जानने में। इफ़ द एन आयन इज कंसीडर टू बी पैकिंग एटम इन अ क्रिस्टल देन द स्मॉलर केटायन फिल्स इंटरस्टिशियल साइट केटायन विल फाइंड अरेंजमेंट इन विच दे कैन कॉन्टेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनायन। तो ये बता रहा है कि एक जो आपका क्रिस्टल बनता है उसमें केटायन एनायन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। फिर आपको कुछ और डेटा दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो आपका, अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को ही करने से फ़ायदा है। कह रहा है जो रेडियस है आपका जो सिल्वर है उसका 126 पिकोमीटर होता है, जो आपका आयोडीन है उसका 216 पिकोमीटर होता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि Ag पॉजिटिव आयन का जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो जो आपका Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बेसिकली 6 होगा, ठीक है। इसको किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं? तो कहते हैं कि जो उसका है, देखो इसका तो दे रखा है, कैटायन का भी दे रखा है और एनायन का भी दे रखा है। तो आपका जो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो आर केटायन अपॉन में आर एनायन करेंगे तो आपको डेंसिटी पता चल जाएगी जो कि 0.58 के आसपास आ जाएगी। फिर रेशो जो है वो हमें पता चलेगा कि हाँ 0.4 से 0.7 तक लाइक कर सकता है। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 या तो 4 रहेगा, ठीक है, 6 या 4 रहेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि जो आपका 6 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है, देखो यहाँ से आप स्ट्रक्चर, ये जो है टेबल आपको इसीलिए दिया गया है कि आप सबसे पहले रो निकालो, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। जो रो आएगा जिस वैल्यू के बीच में लाई करेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो हमारा इसमें लाई करा था रो, तो हमने क्या करा, बोल दिया कि हाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है एक सॉलिड AB है, उसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर रेडियस ऑफ कैटायन ये है
तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनायन क्या हो सकता है, तो इसको भी आप उसी फॉर्मूला को से यूज़ करके निकाल लेंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं लग रही है मुझे। लास्ट क्वेश्चन है कि ए गुड फिट इज कंसीडर टू बी वन वेयर द कैटायन कैन टच, कि एक गुड फिट तभी कहेंगे जब कैटायन किसको टच करना चाहिए, सभी के सभी जो उसके नियरेस्ट नेफर एनायन है सभी को अगर टच करेगा तो हम उसको कहेंगे कि वो सबसे अच्छा जो है क्रिस्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।